नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन में भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। इसके बारे में पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इसके बाद हम लोग जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में या पारतंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारतंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या पारतंत्र। इसके बाद हम लोग जानेंगे बायोम या जियोम। बायोम या जियोम। इसके बाद हम भारत में पाए जाने वाले वनस्पतियों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वनस्पतियों के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। पारिस्थितिकी है क्या? इकोलॉजी है क्या? या इकोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण में पाए जाने वाले जैव एवं अजैव घटकों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। या यूं कहें कि जैव एवं अजैव के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र या पारतंत्र। देखिए, जैवमंडल में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह नदी है, तालाब है, झील है, पर्यावरण के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो नदी, झील, तालाब, वन या घास के मैदान या मरुस्थल, कुछ भी हैं, प्रत्येक क्षेत्रों में जीव जंतु, वनस्पतियाँ एवं अजैविक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अजैविक घटक होते हैं, अजैविक, कुछ जैविक, और इन जैविकों में उत्पादक, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, ये सब पाए जाते हैं। अजैविक तत्वों में, उत्पादक में, उपभोक्ताओं में, अपघटकों में, या ये सब जैवमंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अजैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इन सबका संबंध
जैवमंडल के अंतर्गत या पर्यावरण के अंतर्गत जो जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं, जैविक घटकों में जो भी घटक हैं, जो भी प्रकार हैं, इन सब में ये सब पाए जाते हैं, ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और मिल करके एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, या इनके मध्य जो संबंध पाया जाता है वह काफ़ी जटिल संरचना वाला होता है, काफ़ी जटिल होता है। और यही जटिल संबंध या संरचना जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है या पारितंत्र कहलाता है। जैसे अजैविक घटकों से पेड़ पौधे वनस्पतियां अपना विकास करते हैं। वनस्पतियों पर उपभोक्ता उत्पादक डिपेंड होते हैं। और देखिए विषय अजैविक घटकों के माध्यम से सूर्य प्रकाश, खनिज लवण, मृदा आदि विभिन्न तत्वों के माध्यम से उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे वनस्पतियां अपना विकास करते हैं। उन पर तमाम प्रकार के उपभोक्ता, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये सब उपभोक्ता एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और घटक भी सभी से अंतर संबंधित होते हैं। तो देखा जाए तो ये सब मिलकर के एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं और यही जटिल संरचना जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहलाता है। और एक चीज, अब बायोम या जियोम किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक विशेष प्रकार के जीव या वनस्पति के विशाल क्षेत्र पर पाए जाने को जियोम या बायोम कहते हैं। या यूं कहें कि पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतुओं का या बायोम वह विशाल क्षेत्र होता है। दूसरी बात में देखें, दूसरे शब्दों में देखें, बायोम वह विस्तृत क्षेत्र होता है, वह विशाल क्षेत्र होता है जिसमें किसी विशेष प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं या जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अक्सर बायोम की जो पहचान होती है, जियोम की जो पहचान होती है वह वनस्पतियों के आधार पर होती है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 9th में भूगोल के अंतर्गत वह भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम बातें या जो कुछ बातें होंगी वो भारत के ही संदर्भ में होंगी। इसलिए अगर यहाँ पर वनस्पतियों के प्रकार को हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा आशय यहाँ पर भारत में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके प्रकार से है, उनके प्रकारों से है। तो भारत में पाई जा रही वनस्पतियों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियां। कटीले वन एवं झाड़ियां। चौथा पर्वतीय वन। और 5वां मैंग्रोव।
देखिए इन वनस्पतियों को और भी नामों से जाना जाता है, आप नोट कर लेंगे, हम बता दे रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सदाहरित वन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियों को मरुस्थलीय वन के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतीय वन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम एक एक करके जितने भी प्रकार की वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं उनकी विशेषताओं, उनके पाए जाने के प्रमुख क्षेत्र, उनमें पाए जाने वाले वनस्पतियों की प्रमुख किस्में, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के पार्ट में हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का अध्ययन करेंगे। बाकी अन्य वनों के बारे में जानकारी हम अगले पार्टों में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए पहले इनके शाब्दिक अर्थों पर हम विचार करेंगे। उष्ण मतलब गर्म, उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्र वाले। सदाबहार यानी कि हमेशा हरे भरे रहने वाले वन। देखिए इस प्रकार के वन जो होते हैं वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये वन अपनी सभी की सभी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, इसलिए ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि नई पत्तियां निकलती रहती हैं और पुरानी पत्तियां गिरती रहती हैं। सभी की सभी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं, इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। अब ये वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन भारत में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कहाँ पर? जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो वर्षा के वितरण के अंतर्गत आपको बताया जा चुका है कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल 400 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। तो सदाबहार वन जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं या मिल सकते हैं। आप इसको मानचित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। समझने के लिए काफी आसान रहेगा। इसके अलावा सदाबहार वन जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी और राज्यों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर की इधर जो 7 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को छोड़ दिया जाए, बाकी और जो राज्य हैं यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और देखिए इसके अलावा जो सदाबहार वन है वह तमिलनाडु के तटीय भागों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दक्षिण उत्तरी पूर्वी जो व्यापारी कोने हैं सर्दियों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करती हैं। इसके अलावा इधर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो तटवर्ती भाग है यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि जब हम लोग वर्षा के वितरण का अध्ययन कर रहे थे या मानसूनी पवनों का अध्ययन कर रहे थे, तो जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो ऐसे ही तो जाती है, इसी रास्ते से चलती है, इसी एंगल से होकर के यहाँ म्यांमार में अराकान की पहाड़ियों से यह उत्तर की तरफ मुड़ जाती है।
उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। फिर आगे चल करके यह आगे हिमालय पर्वत होने की वजह से या हिमालय को क्रॉस न कर पाने की वजह से हिमालय के सहारे ये पश्चिमोत्तर की तरफ मुड़ जाती है। कैसी मुड़ती है? पश्चिमोत्तर की तरफ। और पश्चिमोत्तर की तरफ हिमालय के सहारे होने से तो ये भाग जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का ये जो पूर्वी तटीय भाग है या इन हवाओं के सीधे संपर्क में आता है, इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। क्योंकि आप लोग को एक चीज और बताया गया है कि ये जो बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा है इसमें वर्षा की मात्रा जो है वह पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिमोत्तर की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, और ऐसे ही वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने से घटती जाती है। लेकिन हम लोग अगर पश्चिम विक्षोभ वाला पढ़े होंगे तो वर्षा की मात्रा जो है पश्चिमोत्तर से पूर्वोत्तर की तरफ घटती जाती है। लेकिन सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती है। तो सदाबहार वन भारत के इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये हमेशा हरे भरे होते हैं। अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं अपने यहाँ भी ऐसी कंडीशन जो है कुछ महीने के लिए डेवलप होती है, विकसित होती है। वो अभी मानसून के आगमन की जब अवधि होती है तो यहाँ अपने यहाँ भी मैदानी भागों में भी इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जैसी कंडीशन इन सब भागों में वर्ष के हर महीने में पाई जाती है। देखिए यहाँ सब इन सब भागों में हर महीने में वर्ष के हर महीने में क्या होता है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियां खूब ज्यादा विकसित होती हैं। आप अपने यहाँ देखिए बरसात के दिनों में आपके सड़क खेत खलिहान सब जगह पेड़ पौधे वनस्पतियां काफी सघन मात्रा में डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ जो है 3 या 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। जैसा भी आप लोग मान करके चलें तो शीत ऋतु में जो है सूर्यातप कम प्राप्त होने की वजह से वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होने की वजह से ये वनस्पतियां जो है सूख जाती हैं और ग्रोथ करके और बड़ी नहीं हो पाती हैं। लेकिन इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती रहती है, तापमान भी पर्याप्त रहता है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पतियां उगती हैं वो डेवलप करती रहती हैं। इसलिए यहाँ की वनस्पतियों में चूंकि काफी सघन पाई जाती है वनस्पतियां, इसलिए सघनता की वजह से इनमें प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। सदाबहार वनस्पतियों में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है, और इसी होड़ लगने की वजह से इन वनस्पतियों की ऊंचाई जो है वह 60 मीटर से भी अधिक तक हो जाती है। यद्यपि सदाबहार वनों में देखिए इन वनस्पतियों में सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है, इसलिए इन वनस्पतियों की ऊंचाई जो है या कुछ वृक्ष जो है 60 मीटर ऊंचाई तक चले जाते हैं या इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक पाई जाती है। हालांकि उससे कम भी तमाम स्तरों के ऊंचाई वाले वनस्पतियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों में काफी सघनता होती है। इस प्रकार की वनस्पतियों में या वनों में नीचे जो है वह तमाम झाड़ियां और लताएं पाई जाती हैं। और एक खासियत है कि इस प्रकार की वनस्पतियों में सूर्य का प्रकाश बामुश्किल धरातल तक पहुंच पाता है। इस प्रकार की वनस्पतियों में जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं वो है, यहाँ देखें जो प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं वो है महोगनी, आगनूस, चीड़, इसके अलावा में रबड़
सिंकोना, बांस आदि प्रमुख वृक्ष हैं जो इस प्रकार के वनस्पतियों के अंतर्गत पाए जाते हैं या इन प्रकार के वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखिए, यद्यपि इन वनों में पाई जाने वाली लकड़ियां काफी कठोर होती हैं, किंतु व्यापारिक दृष्टि से ये लकड़ियां उतनी उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये वन काफी सघन होते हैं। इसलिए इनको काट करके इनका दोहन करना जो है वह काफी मुश्किल होता है। इसलिए ये वनस्पतियां आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, या जो सदाबहार पर्णपाती वन है उसकी अपेक्षा ये कम महत्व वाले होते हैं। देखिए, इस प्रकार की वनस्पतियों के अंतर्गत जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें हाथी हुआ, शेर हुआ, इसके बाद में गैंडा, इसके बाद में पेड़ों पर रहने वाले तमाम प्रकार के जीव जंतु जैसे लंगूर, बंदर, विभिन्न प्रकार की चिड़िया, इसके अलावा धरातल पर रेंगने वाले तमाम जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।